औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरा अजीज़ तलबा व तालिबात, आज की इक़रा ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। बच्चों, कल हम गांधी दौर और आज़ादी की जदोजहद का पहला हिस्सा पढ़ चुके हैं, जहां पर तहरीक आज़ादी की या जदोजहद आज़ादी के मुख्तलिफ तहरीकात का मुतालिया कर चुके हैं, जिसमें रोल टैक्ट, जलियांवाला बाग का कत्ल आम, उसी तरह से तहरीक अदम ताउन, तहरीक खिलाफत, चोरा चोरी हादिसा, सिविल नाफरमानी तहरीक, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक और तक़सीम हिंद का मरहला। तो बच्चों, वो तमाम तहरीकात जो हम पहले पार्ट में पढ़े हैं, उसी तरह से अब हम दूसरे हिस्से में यहाँ पर भी बच्चों हम सवालात और जवाबात की शक्ल में ही इस लेसन को अब पढ़ेंगे कि किस तरह से सवाल आता है, उस सवाल का जवाब नुकात के लिहाज से पॉइंट वाइज किस तरह से लिखना है। क्योंकि बच्चों इस लेसन में से, इस बाब में से जो है 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए जवाबात पूछे जाते हैं। ये बाब जो है बहुत ही अहम है बच्चों, कम से कम इसमें से 7-8 मार्क्स का भी जो है आ सकता है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है, 2 मार्क्स, और ज़्यादातर जो बच्चों ए लेसन जो है 3 और 4 मार्क्स है। फिर भी बहुत से मरतबा जो है मल्टीपल चॉइस में भी पूछा गया है। बहुत अहम बाब है आपकी SSLC एग्जामिनेशन के नुक्ते नज़र से, और अब की आने वाली जो आपकी NTSC एग्जामिनेशन है जो जनवरी में होगी, उस लिहाज से भी ये बहुत ही अहम है। इसलिए बच्चों इसको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। अब पहला पार्ट हो गया है, आज जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट है। तो इस हिस्से में जो हम अहम रहनुमाओं के कारनामे यानी तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद में, आज़ादी की जद्दोजहद में हमारे रहनुमाओं का किरदार क्या रहा है, महात्मा गांधी जी का किरदार है ना, ये तमाम पढ़ेंगे हम यहाँ पर सेकंड हिस्से में। बच्चों सबसे पहले हम बाबा कौम महात्मा गांधी जी का किरदार क्या रहा तहरीक आज़ादी में, महात्मा गांधी बाबा कौम का किरदार क्या रहा है। उसी तरह से जो है हमारे दस्तूर के मामार B.R. अम्बेडकर की खिदमत क्या रहे हैं तहरीक आज़ादी में, और जदीद हिंदुस्तान के हमारे बानी सन और 5 साला मंसूबों का आगाज़ करने वाले हमारे खारजा पॉलिसी के मामार, जो हिंदुस्तान को जदीद हिंदुस्तान, सनती हिंदुस्तान बनाने का ख्वाब देखने वाले हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ेंगे। उसी तरह से जो है सुभाष चंद्र बोस और तहरीक आज़ादी में कबायली बाशिंदों ने किस तरह से हिस्सा लिया है, और किसानों और मज़दूरों ने किस तरह से तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सवाल बच्चों आपको इसी तरह रहता है कि तहरीक आज़ादी में B.R. अम्बेडकर का किरदार बहुत अहम था, साबित कीजिए, या वज़ीर आज़म के अहदे पर फायज होने के बाद जवाहरलाल नेहरू का किरदार, या तहरीक आज़ादी में जवाहरलाल नेहरू का किरदार, सुभाष चंद्र बोस का किरदार, या तहरीक आज़ादी में कबायली बाशिंदों का किरदार बयान कीजिए, या तहरीक आज़ादी में किसानों और मज़दूरों ने बहुत ही अहम रोल अदा किया है, उसको साबित कीजिए। तो इस तरह से जो बच्चों आपको वजाहती क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ पे, यानी 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो हम बाबा कौम महात्मा गांधी जी का रोल पढ़ेंगे कि तहरीक आज़ादी में महात्मा गांधी जी का किरदार क्या है। तो क्वेश्चन इसी तरह रहता है बच्चों, आज़ादी की जद्दोजहद में गांधी जी का किरदार बयान करो, या तहरीक आज़ादी में गांधी जी का किरदार बहुत अहम रहा है, साबित कीजिए, या गांधी जी तहरीक आज़ादी के रूहे रवां रहे हैं, साबित कीजिए। तो बच्चों जिस तरह से हम पहले वीडियो लेसन में पढ़े, हमारे पहले पार्ट में जो पढ़े हैं, तो तमाम नुकात जो है हम यहाँ पर लाएंगे क्योंकि गांधी दौर के ही हैं। तो गांधी जी का दौर का, गांधी दौर किसको कहते हैं बच्चों, 1920 सन ईस्वी से 1948 सन ईस्वी का दौर क्या कहलाता है, गांधी दौर कहलाता है। तो गांधी जी का किरदार तहरीक आज़ादी में बहुत ही नुमाया रहा है बच्चों। उन्होंने अपने हथियार कौन से थे बच्चों, उनके हथियार अदम तशद्दुद, अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए से आज़ादी का हुसूल किया है। उन्हें हमारे आज़ादी को हासिल करने के लिए उन्होंने अदम तशद्दुद यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अहिंसा के जरिए से सत्याग्रह करते हुए, सच की मांग करते हुए, अहिंसा के तरीके से
आज़ादी के मकसद को हासिल किए हैं, ये उनके हथियार रहे हैं। तो 1920 सन ईस्वी में तहरीक अदम ताउन की शुरुआत की। तो अहम नुकात अभी तक जो है पहले वीडियो में हम तफसील से पढ़े हैं, तो वहाँ पर आपको अहम नुकात इसी तरह से लिखने होंगे बच्चों। तो 1920 सन ईस्वी में तहरीक अदम ताउन की शुरुआत की है उन्होंने, है ना। कलकत्ता के इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इजलास था, तो 1920 सन ईस्वी में वहाँ पे तहरीक अदम ताउन का फैसला लिया गया कि अंग्रेज़ों के साथ में किसी तरह का हम ताल्लुक़ नहीं रखें, ताउन नहीं रखेंगे। उनके मदारिस को, उनकी अदालतों को छोड़ दिया गया और तमाम वकला ने वकालत छोड़ दी। वहाँ पे लोगों ने अपने खिताबात को वापस लौटा दे। तो 1920 सन ईस्वी में तहरीक अदम ताउन का आगाज़ किया। अंग्रेज़ों के दिए गए एजाज़ात को उन्होंने वापस कर दिए। तहरीक अदम ताउन के ज़रिए से इसी प्रोग्रामों के तहत जो है उन्होंने अंग्रेज़ों के दिए गए एजाज़ात को वापस कर दिए और तहरीक खिलाफत में अली बरदरान का साथ दे। 1920 सन ईस्वी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर ने जब खिलाफत तहरीक का हिंदुस्तान में आगाज़ किया, तो महात्मा गांधी जी ने इनका भरपूर साथ दिया है। कांग्रेस के लीडर भी इसमें शामिल हो गए। इसी के ज़रिए से जो है तहरीक अदम ताउन और सिविल नाफरमानी तहरीक का भी इसी का अक्स है बच्चों। तहरीक खिलाफत का ही अक्स कौन सा है? तहरीक अदम ताउन है। तहरीक खिलाफत में क्या था कि हम अंग्रेज़ों के साथ में किसी तरह का ताउन नहीं रखेंगे, उनका बाइकआउट किया गया था, जिसका जो है महात्मा गांधी जी ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिग्गर रहनुमाओं ने अली बरदरान कदी, मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर का भरपूर साथ दिया है। तो महात्मा गांधी जी के किरदार जब आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये पॉइंट भी लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तहरीक खिलाफत में अली बरदरान, यानी अली बरदरान ने कौन यहाँ पे? मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर के साथ रहे वो। उसी तरह से 1930 सन ईस्वी की जो तहरीक सिविल नाफरमानी का आगाज़ किया, जिसके ज़रिए से जो उन्होंने वहाँ पर 1930 से लेकर 1932 तक तीन गोल मेज कॉन्फ्रेंस है। तो इन 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंस में उनका वहाँ पे बहुत ही अहम रोल रहा है। इसको हम फिर आगे वीडियो लेसन में पढ़ेंगे, पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस, दूसरी और तीसरी। तो 1930 की पहली गोल मेज कॉन्फ्रेंस, 1931 की दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस, 1932 सन ईस्वी की तीन गोल मेज कॉन्फ्रेंस में नुमाया किरदार रहा है। और 1930 सन ईस्वी में उन्होंने यही सिविल नाफरमानी तहरीक के ज़िमन में जो है दांडी मार्च की, यानी अपने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी के मुकाम पर पहुंच गए। वहां पर नमक पर लगाए गए टैक्स की वहां पे खिलाफ वर्जी करते हुए खुद नमक तैयार किया, जिसको हम हिंदुस्तान की तारीख में नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह के नाम से याद करते। एक कब का वाक़या है बच्चों? 1930 सन ईस्वी का। तो 1930 सन ईस्वी में ही दांडी के मुकाम पर नमक सत्याग्रह के, ये भी हमें गांधी जी के किरदार में लिखना पड़ेगा। उसी तरह से 1942 सन ईस्वी की हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक में करो या मरो का नारा दिया। किसने दिया था बच्चों? महात्मा गांधी जी ने। और आखिरकार 1947 सन ईस्वी को हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। लेकिन इस अजीम रहनुमा को 30 जनवरी 1948 सन ईस्वी को नथुराम गोडसे नामी शख्स ने उनको कत्ल कर दिया। किसने बच्चों? नथुराम गोडसे ने। 30 जनवरी 1948 सन ईस्वी को नथुराम गोडसे नामी शख्स ने जो है इनका कत्ल कर दिया। तो ये नुकात कहाँ लिखेंगे बच्चों? आज़ादी की जदोजहद में गांधी जी का किरदार। 1920 सन ईस्वी से 1948 सन ईस्वी का दौर हुकूमत जो है गांधी दौर कहलाता है। उनके हथियार अदम तशद्दुद, अहिंसा, सत्याग्रह थे, जिसके जरिए से उन्होंने हिंदुस्तान के आज़ादी के हुसूल तक पहुंचे हैं। 1920 सन ईस्वी में तहरीक अदम ताउन का आगाज़ किया, जिसके तहत अंग्रेज़ों के दिए गए एजाज़ात को उन्होंने वापस लौटा दिए। तहरीक खिलाफत में मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर का साथ दिया है। उसी तरह से जो है 1930 में यहाँ पे उन्होंने तहरीक सिविल नाफरमानी का आगाज़ किया। 1930 सन ईस्वी की गोलमेज कॉन्फ्रेंस, 1931 सन ईस्वी की गोलमेज कॉन्फ्रेंस, 1932 सन ईस्वी की 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस, जिसको सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस, जिसको हम गांधी अरविंद माहिदा भी कहते हैं। उसी तरह 1930 सन ईस्वी में दांडी मार्च, जिसको हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी याद करते हैं। और 1942 सन ईस्वी में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक में करो या मरो का नारा दिया। और 1947 सन ईस्वी में हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। लेकिन इस अजीम रहनुमा को 1948 सन ईस्वी में नथुराम गोडसे नामी शख्स ने इनका
कत्ल कर दिया। तो ये क्या था बच्चों, तहरीक आज़ादी में महात्मा गांधी जी का किरदार। तो उसी तरह से और एक रहनुमा यहाँ पर है जिसको अब हम पढ़े, वो है यहाँ पे दस्तूर के मेमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, है ना। दस्तूर कानून बनाकर पेश कर रहे, तो दस्तूर के मेमार किसको कहा जाता है बच्चों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको रहेगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को तहरीक आज़ादी का रूहे रवां अहम लीडर माना जाता है, साबित कीजिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को तहरीक आज़ादी का रूहे रवां अहम लीडर माना जाता है, साबित कीजिए। या तहरीक आज़ादी में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का किरदार बयान कीजिए। या समाजी व सियासी आज़ादी को हासिल करने में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का किरदार बहुत अहम रहा है, साबित कीजिए करके। तो बच्चों इसके लिए जवाब किस तरह लिखेंगे, यहाँ पर देखिए अहम नुकात इस तरह लिखेंगे आप। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने समाजी आज़ादी को हमेशा बहुत ही अहमियत दी है। उन्होंने सियासी आज़ादी से ज़्यादा जो है समाजी आज़ादी को, उनका कहना ही था, उनका आइकॉन ही था। वो क्या कहते थे कि बगैर समाजी आज़ादी के सियासी आज़ादी बेमानी है। बगैर समाजी आज़ादी के सियासी आज़ादी बेमानी है। यानी अगर पस्त कौम यानी निचली कौम का पस्तरीन शख्स अगर समाज और माशी आज़ादी से महरूम है तो वो सियासी आज़ादी इसके नज़दीक जो है कुछ अहमियत ही नहीं रखती। हम सियासी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, लोग वहाँ पर अछूतों को जो है बुरा सलूक कर रहे हैं, उन्हें नीचे दबा कर रखा गया है, सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते, वो समाजी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते, अवामी जगहों में वो आ नहीं सकते। तो इस तरह से समाज के एक तबके को जब कुचला जा रहा है, उन्हें समाजी हुकूक से मुआशी लिहाज से उन्हें महरूम किया जा रहा है, तो यहाँ पर सियासी मानी कुछ अहमियत रखती ही नहीं है। तो ये कह रहे थे कि ये जो सियासी आज़ादी के लिए लड़ाई वो सिर्फ क्या है, एक धोखा है, एक सुराग है, एक धोखा है कहते थे। तो उनके नज़दीक जो है शख्स की आज़ादी जो है सियासी आज़ादी से ज़्यादा अहमियत रखती थी। तो इसीलिए जो उन्होंने जो है अछूतों के लिए जो क्या किए थे बच्चों, बहुत से तहरीकात के, यानी अछूत यानी जो पिछले तबके के लोग रहते, निचले तबके के लोग, उन्हें क्या कहते हैं, अछूत कहते। तो उनके लिए उन्होंने माहिद और काला मंदिर नामी तहरीकात का आगाज किया। वो मजदूरों के हक में भी थे। तो मजदूरों के लिए उन्होंने स्वतंत्र कार्मिक पार्टी, स्वतंत्र यानी आज़ाद, कार्मिक बोले तो मजदूरों के लिए एक आज़ाद पार्टी का भी उन्होंने क़याम किया। अछूतों के लिए माहिद और काला मंदिर जैसे तहरीकात चलाकर उनके हुकूक के लिए हमेशा वो आगे रहे हैं। दस्तूर में भी जो है उन्हें ख़ास हुकूक उन्होंने दिला दिए हैं। तो मज़दूरों की हिमायत करते हुए मज़दूरों के हालात में सुधार लाने के लिए उन्होंने स्वतंत्र कार्मिक पार्टी का क़याम किया, है ना। तो उसी तरह से उन्होंने प्रबुद्ध भारत और मोक नायक जैसे अखबारात भी, प्रबुद्ध भारत, जनता, मोक नायक, उसी तरह से बहिष्कृत भारत, इस तरह से उन्होंने बहुत से अखबारात जारी किए जिसमें वो खास कर जो है समाजी आज़ादी के बारे में, अछूतों के हुकूकों के बारे में लिखा करते थे। तो इस तरह से जो है पिछड़े तबके के लोगों के लिए वो हमेशा जो है क्या बोलते हैं, उनकी तहरीकात चलाते थे, इन्हें किस तरह से उनको आज़ाद करे। तो उसके साथ साथ जैसे ही तहरीक आज़ादी का मरहला पूरा हो गया तो नेक्स्ट हमारे पास में था दस्तूर बनाना। हम जब अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो गए तो अहम मरहला क्या था बच्चों, जब हमारी हुकूमत को कायम करना था, हुकूमत को चलाने के लिए, हुकूमत को काबू पाने के लिए हुकूमत के कवानीन बनाना था जिसको हम दस्तूर कहते हैं। तो दस्तूर साज मसौदा कमेटी के वो सदर बनते हुए भी उन्होंने बहुत ही अहम फरीज़ा अंजाम दिया है। तो मुल्कों का दौरा करते हुए हमारे मुल्क के लिए एक मुसन्नफाना दस्तूर, इंसाफ वाले दस्तूर की उन्होंने तश्कील की है। तकरीबन 2 साल 18 महीने और 11 दिन के बाद में जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं हमारे दस्तूर को मुकम्मिल होने के लिए। तो हमारे दस्तूर साज बानियों ने बहुत से ममालिक का दौरा करके हर मुल्क के अच्छे अच्छे उसूलों को क्या किए बच्चों, हमारे दस्तूर में शामिल किए हैं ना। तो
हमारे मुल्क के लिए एक मुनसिफाना दस्तूर, इंसाफ वाला दस्तूर, जहाँ पर क्योंकि हमारे मुल्क में जो है हम हज़ारों मजहब के, रंग व नस्ल के, ज़ात धर्म के लोग रहते, तो सबके साथ इंसाफ हो, किसी की भी यहाँ पे हक तलफी ना हो। तो इस तरह का एक इंसाफ वाले दस्तूर की तश्कील देने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ पे किसका रहा है बच्चों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। तो समाजी आज़ादी के लिए वो आज़ादी को बहुत अहमियत दे, उसी के लिए लड़ते रहे। अछूतों के लिए माहिद और कालामंदी तहरीकात का आगाज किया। मजदूरों की हालत में सुधार लाने के लिए स्वतंत्र कार्मिक पार्टी का कायम किया। प्रबुद्ध, मोक नायक जैसे अखबारात जारी के। दस्तूर साज मुसव्वता कमेटी के वो सदर बने। बहुत से मुल्कों का दौरा करते हुए हमारे मुल्क के लिए एक इंसाफ वाले दस्तूर की उन्होंने तश्कील की है, और ख़ासकर पसमानदा ज़ातों और पसमानदा तबक़ात के लिए हमेशा वो मुहरिक रहे, इन्हें हमेशा हरकत में रहे, उनके लिए इनकलाबात लाते रहे, उनके लिए क़वानीन चलाते रहे, तहरीकात चलाते रहे, और उनको उनका हक दिला दिया है। किसने बच्चों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। हमेशा वो जो है समाजी इंसाफ को कायम करने के लिए जद्दोजहद के, इसलिए कहते हैं ना, समाजी इंसाफ नहीं है तो सियासी इंसाफ क्या है? वो बेमानी है करके। अगर समाजी आज़ादी ही नहीं है तो सियासी आज़ादी क्या है? बेमानी है। इसलिए समाज में इंसाफ को कायम करने के लिए हमेशा वो जद्दोजहद, मसावात को कायम करने के लिए, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई ज़ात तबके का यहाँ पे जो इम्तियाज़ रहता वो ना हो, सब में मसावात यहाँ पे कायम रखें, समाज में मसावात हो, आज़ादी हो, इंसाफ हो। तो इसके लिए हमेशा उन्होंने जद्दोजहद के, इसीलिए तो वो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर क़ानून बनाए गए हैं। तो हमारे हिंदुस्तान के पहले वज़ीर क़ानून कौन थे बच्चों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इन्हीं खिदमात पर उनके कारनामे हयात के तौर पर उनको भारत रत्न अवार्ड से, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड करके, खिदमती अवार्ड, तो भारत रत्न अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। तो इतने अहम नुकात बच्चों कहाँ लिखेंगे आप? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। समझ में किसी तरह का भी क्वेश्चन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर में आने दो कि साबित करो करके आया है, वजाहत करो करके आया, रोल बयान करो, किरदार बयान करो करके आया, तो इस तरह से लिखेंगे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर समाजी आज़ादी को हमेशा बहुत अहमियत दे है, अछूतों के हुकूक के लिए माहिद और कालामंदी तहरीकात का आगाज किया, मजदूरों की हालात में सुधार लाने के लिए स्वतंत्र कार्मिक पार्टी का कायम किया, प्रबुद्ध भारत, मोक नायक जैसे अखबारात जारी के, और आज़ादी के बाद भी जो है आज़ादी की तहरीकात में, चाहे वो गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस हो, इन तमाम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। दस्तूर साज मुसव्वदा कमेटी के सदर बनते हुए बहुत से मुल्कों का दौरा किए, और हमारे हिंदुस्तान के लिए एक इंसाफ वाला दस्तूर, एक मुनसफाना दस्तूर की उन्होंने तश्कील किया है। पसमानदा ज़ातों और तबकात के लिए हमेशा मुहरिक रहे हैं और उन्हें उनका हक दिलाया है। समाजी इंसाफ को कायम करने के लिए हमेशा जद्दोजहद की है। हिंदुस्तान के वो पहले वज़ीर क़ानून बने, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर क़ानून डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बने। तो इन्हीं खिदमात पर, उनके कारनामे हयात के तौर पर उन्हें हिंदुस्तान ने जो है भारत रत्न, अपने पुत्र को, अपने बेटे को यहाँ पे हिंदुस्तान ने क्या किया है? भारत रत्न अवार्ड से नवाजा है। तो इतने अहम नुकात कहाँ लिखेंगे बच्चों? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के किरदार में, है ना। महात्मा गांधी जी का किरदार हो गया, उसी तरह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। समझ में आया है बच्चों? चलिए आगे बढ़ेंगे। तमाम अहम नुकात याद रखिए, क्योंकि थर्ड लेसन में, थर्ड पार्ट में जो है, इस लेसन के थर्ड पार्ट में क्विज की शक्ल में जो है ये सवालात जवाबात रहेंगे। अब सिर्फ मैं बोल रही हूँ, उस वक्त मैं खामोश रहूंगी, आप ही को बोलना है थर्ड पार्ट में, है ना। फर्स्ट पार्ट होगा, अब सेकंड पार्ट चला, थर्ड पार्ट आपका वहां पे रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम कौन बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू को जदीद हिंदुस्तान का मैमार कहा जाता है, साबित कीजिए। यह जवाहरलाल नेहरू जदीद हिंदुस्तान के मैमार हैं, किस तरह से? यह हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के खिदमात क्या हैं? या तहरीक आज़ादी में जवाहरलाल नेहरू का किरदार बयान करो। या हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में जवाहरलाल नेहरू का किरदार बहुत अहम रहा है। तो किसी भी तरह से सवाल यहाँ पे वजाहती सवाल हो आपको 3 और 4 मार्क्स के लिए, तो बच्चों इसके लिए अहम नुकात इस तरह से लिखेंगे आप कि जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम, पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद हिंदुस्तान के हमारे पहले वजीर आजम है उन्होंने। तो नेहरू जदीद हिंदुस्तान की सनतों के वो मार है, तो उनका
यानी सियासत में, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में उनका रोल कहाँ से रहा है बच्चों? 1929 के लाहौर, 1920 की तहरीक अदम ताउन के अहम लीडर बने। यहाँ से जो है उनके सियासी दौर का, सियासी किरदार का आगाज होता है। कहाँ से? 1920 सन ईस्वी की तहरीक अदम ताउन। 1929 सन ईस्वी में फिर वो क्या बने थे? लाहौर कांग्रेस इजलास के वो सदर बने थे, है ना। और उसी तरह से जो अब यहाँ पर मैं जो आपको नुकात बोलते जा रहे हैं, वो हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम के तौर पर नेहरू के खिदमात क्या थे, या जवाहरलाल नेहरू को जदीद हिंदुस्तान का मामार कहा जाता है, क्यों करके समझ में आए। सियासत में रोल क्या रहेगा वो भी बोलूंगी आपको। अब यहाँ पर क्या तहरीक आज़ादी में क्या रोल है, उसके लिए थोड़े हटके नुकात आएंगे। अब जो नुकात हैं बच्चों, जवाहरलाल नेहरू को जदीद हिंदुस्तान का मामार कहा जाता है, या हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के खिदमत। तो जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम बने। नेहरू ने जदीद हिंदुस्तान के सनतों का मामार कहा जाता है। उनका कहना था कि सनती तरक्की के बिना जो है मुल्क यहाँ पे तरक्की नहीं कर सकता। किसी मुल्क को तरक्की करना है तो हमें इंतहाई सनती बनाकर ही हम क्या करेंगे, उसको तरक्की ला सकते हैं। सनतों का क़याम बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए उन्होंने रूस की तर्ज़ पर हिंदुस्तान में भी क्या किया, 5 साला मंसूबों का आगाज़ किया। 5 साला मंसूबे यानी 5 साल के लिए, 5 साल की मुद्दत में तमाम मकासद को लेकर, मुल्क की तमाम तरक्की को लेकर जो मंसूबा बनाया जाता है उसको 5 साला मंसूबे कहते हैं। सबसे पहले इसका आगाज़ बच्चों रूस ने किया था। तो वहाँ उस 5 साला मंसूबों की कामयाबी को देखते हुए हिंदुस्तान में 5 साला मंसूबों का आगाज़ करने वाले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले तो सनतों का क़याम किया उन्होंने, दूसरा जो है 5 साला मंसूबों का आगाज़ किया और तमाम देसी हुक्मरानों को करीब लाने और उन्हें हिंद यूनियन में जम करने की कार्रवाई की निगरानी की। इस अजीम कारनामे को, यानी जिस वक्त हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हो गया था उस वक्त 565 जो है 565 यहाँ पे देसी रियासतें थे, उनको एक हिंद यूनियन में शामिल करना था, एक मुल्क बनाना था। तो इस अजीम कारनामे को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद जैसे रहनुमाओं ने अंजाम दिया था। इसीलिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम हिंदुस्तान का मर्द आहन भी कहते हैं। तो इस कार्रवाई की निगरानी किसने किए थे बच्चों? यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत ही अहम काम था, क्योंकि 565 रियासतों को एक हिंद यूनियन में लाना था। अलग अलग राजाओं के, अलग अलग नवाबों की अलग अलग तर्ज हुकूमत थी, उसको एक इत्तिहाद में लाना था। बहुत मुश्किल मरहला था, लेकिन इस मुश्किल मरहले को आसान करने वाले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अजीम रहनुमा ने एक काम को अंजाम दिया। उसी तरह से लिसानी रियासतों की तश्कील के ज़रिए से हिंदुस्तान में जमहूरियत की बुनियाद डाले हैं उन्होंने, है ना। जो 565 जो रियासतें थे उसको आखिर में जो है दस्तावेज़ुल इल्हाक के ज़रिए से तमाम रियासतों का इल्हाक किया गया। फिर उसके बाद में जो है रियासतों के असर नौ तामीर का कानून जारी किया गया। उस कानून के ज़रिए से कमीशन बिठाई गई और वहाँ पे तय हुआ कि लिसानी बुनियाद पर रियासतों की तश्कील होगी, यानी ज़बान की बुनियाद पर। जिस तरह कन्नड़ा ज़ुबान बोलने वाले रियासतों को मिलाकर विशाल मैसूर, तेलुगु ज़ुबान बोलने वाले रियासतों को मिलाकर आंध्र प्रदेश का वजूद हुआ, तमिलनाडु, तमिल ज़ुबानें बोलने वाले, मराठी ज़ुबान बोलने वाले महाराष्ट्र। तो इस तरह से बच्चों लिसानी रियासतों की तश्कील के लिए उन्होंने बहुत ही अहम कारनामा अंजाम देते हुए एक हिंदुस्तान में एक जमहूरियत की उन्होंने बुनियाद डाली है। और उसी तरह से वो हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी के मार है। हमारे हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी जो कि बहुत ही बेहतरीन उसूलों को लिए हुए है, तो इसके मार कौन है बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह से इसी खारजा पॉलिसी में आने वाले जो पंचशील के उसूल है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के वजीर आजम चुएन लाई के दरमियान में हुए हैं, तो इन उसूलों को भी उन्होंने अपनाया है। ये भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का कारनामा या खिदमात ही है, खारजा पॉलिसी को बनाना और खारजा पॉलिसी में बेहतरीन पंचशील के 5 उसूलों को अपनाना है। तो इस तरह से जो है हिंदुस्तान में एक मखलूत मुआशी निज़ाम का ताउन उन्होंने करवाया है, जहाँ पर जो है अवामी मिल्कियत और निजी मिल्कियत के तमाम सनती हलकों ने या सलासी हलकों ने, इब्तिदाई हलकों ने सभी मिलकर जो काम कर रहे हैं। तो इस तरह की एक मखलूत मुईशत बनाने में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का किरदार बहुत ही अहम रहा है।
तो एक इसका जवाब हो गया बच्चों, जवाहरलाल नेहरू को जदीद हिंदुस्तान का मैमार कहा जाता है या हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये तमाम नुकात लिखेंगे। पहले वजीर आजम थे, हिंदुस्तान को जदीद हिंदुस्तान बनाने के लिए सनतों का क़याम किया, इसीलिए उनका कहना ही था कि अगर हमारे हिंदुस्तान को हमें तरक्की देना है तो हमारे मुल्क को इंतहाई सनती बनाकर हमें तरक्की दे सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने 5 साला मंसूबों का आगाज़ किया। उसी तरह से देसी रियासतों के इल्हाक में उन्होंने अहम काम अंजाम दिया। लिसानी रियासतों की तश्कील करके हिंदुस्तान में एक जमहूरी हुकूमत की बुनियाद डाली। वो खारजा पॉलिसी के मैमार हैं। पंचशील के उसूलों को उन्होंने मुरतब किया है चुयन लाई के साथ मिलकर, और उसी तरह हिंदुस्तान में एक मखलूत मुआशी निज़ाम के लिए उन्होंने ताउन करते हुए हमेशा जो है हिंदुस्तान में अमन हम आहंगी लाने के लिए या उसको सियासी लिहाज से, सनती लिहाज से, मुआशी लिहाज से तरक्की देने में एक अहम रोल अदा किया। उसी तरह से यहाँ पे अक्सर जो है जवाहरलाल नेहरू के लिए जदीद हिंदुस्तान के मैमार और या हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म के तौर पर उनके खिदमत पूछा है। अगर समझो बाई चांस यहाँ पे तहरीक आज़ादी में जवाहरलाल नेहरू का किरदार पूछे तो इनके जवाहरलाल नेहरू का सियासत में दाखिला जो है होम रूल तहरीक के ज़रिए से हुआ। 1920 की तहरीक अदम ताउन के वो अहम लीडर रहे हैं। 1929 ईस्वी के लाहौर सेशन के वो सदर बने, तो वहाँ पर ही मुकम्मल आज़ादी की मांग की गई थी, है ना। जब स्वराज पार्टी का वजूद हुआ था, किसने बनाए थे? इनके वालिद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर। तो स्वराज पार्टी के जरिए से जो है उन्होंने पूर्ण स्वराज यानी मुकम्मल आज़ादी की उन्होंने मांग किए थे। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को क्या किए थे? दरियाए रावी के किनारे झंडा लहराकर जश्न आज़ादी मनाए थे। उसी तरह से उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी है, और उन्होंने हमेशा जो है हिंदुस्तान को एक सनती लिहाज से तरक्की देने में एक अहम किरदार अदा किया है। तो इतने अहम नुकात बच्चों जवाहरलाल नेहरू के किरदार में लिखेंगे, याद रहेंगे। महात्मा गांधी जी का रोल हो गया, अंबेडकर, और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए, और एक मुहिब्बे वतन रहनुमा हमारे हैं सुभाष चंद्र बोस, है ना बच्चों। कौन है बच्चों ये? सुभाष चंद्र बोस। तो तहरीक आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस का किरदार बयान करो, या हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस ने एक अहम किरदार अदा किया है, किस तरह से साबित कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तहरीक आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस का किरदार बयान करो। तो नेताजी के नाम से मशहूर सुभाष चंद्र बोस तहरीक आज़ादी में नुमाया किरदार अदा किए हैं। इन्हें क्या कहा जाता था बच्चों? नेताजी। हिंदुस्तान के इनकलाबी मुजाहिद रहे हैं ये, तो इन्हें किस नाम से जानते हैं हम? नेताजी के नाम से। सुभाष चंद्र बोस को हम नेताजी के नाम से जानते हैं। तो नेताजी के नाम से मशहूर सुभाष चंद्र बोस तहरीक आज़ादी में नुमाया किरदार अदा किए हैं। तो 1930 ईस्वी के इब्तिदाई दिनों में सुभाष चंद्र बोस ने विदेश में गैर मुल्क में मुकीम करते हुए हिंदुस्तानियों को मुनज़्ज़म किए और उनको एक मुसल्लह करने की बहुत सी कोशिश की है, और उन्होंने दहली चलो का नारा दिया था। उनका नारा क्या था बच्चों? गैर मुल्क में मुकीम हमारे हिंदुस्तानियों को जमा किया, वहाँ पर अपनी एक फ़ौज बनाई और उन्हें कहा कि हम सब कहाँ चलेंगे? दिल्ली चलेंगे। बहुत से मुल्कों में रहने वाले जर्मन, इटली, रोम, इस्तांबुल तमाम मुल्कों का उन्होंने दौरा किया और वहाँ पे रहने वाले हिंदुस्तान वालों के अंदर अपने मादरे वतन की मदद का, उसकी आज़ादी का एहसास जगाया और उनको हुक्म दिया, यानी उनसे यहाँ पे हुक्म नहीं, यहाँ पे उनके लिए एक नारा दिया कि चलो हम कहाँ चलेंगे? दिल्ली चलेंगे, अपने हिंदुस्तान को हम आज़ाद कराएंगे करके। और गांधी जी के साथ भी वह हमेशा इब्तिदाई दिनों में हमेशा रहे। तो 1930 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों ने मिलकर क्या किया? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी उन्होंने कयाम किया है। पहले तो गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जो है महात्मा गांधी जी के साथ रहे और महात्मा गांधी जी ने ही उन्हें क्या किया था? हरिपुरा सेशन के जो है सदर बनाए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरिपुर सेशन के जो है सदर बनाए थे। लेकिन बाद में क्या होने लगा? सुभाष चंद्र बोस का जो रवैया जो था सख्त, यानी वो नौजवान थे, लेकिन यहाँ पे महात्मा गांधी जी के मिजाज में जो नरमी थी, वो आदमी तशद्दुद और अहिंसा के तरीके से जाने वाले, लेकिन इस बात को जो है अंग्रेज समझ नहीं रहे थे। तो इसीलिए जो है उनके इख्तिलाफ, उनके नज़रियत में जो है क्या हुआ?
इख्तलाफ आने लगा, उनके उनके नजरे के माबैन में जो है इख्तलाफ आने लगा। किसके किसके बच्चों? महात्मा गांधी जी और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के इसमें। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 1934 सन ईस्वी में जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क़याम किया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामी पार्टी बनाए। जर्मन के डिक्टेटर कौन था बच्चों? हिटलर। वो हिटलर की भी उन्होंने मदद हासिल की। इसकी भी गांधी जी जो है क्या करते थे बच्चों? मुखालिफत करते थे। गांधी जी ने क्या किया? इसकी भी मुखालिफत की, लेकिन वह आगे बढ़ते रहे और राम बिहारी बोस से मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंट लीग नामी एक फौजी शोबा भी कायम किया और INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज जिसको हम कहते हैं, तो आज़ाद हिंद फौज का क़याम किया और जापानियों से भी मदद लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ एक फ़ौजी हिकमत अमली के साथ वो म्यांमार के रास्ते से होते हुए हिंदुस्तान में दाखिल हो गए थे। कुछ इलाकों को उन्होंने भी फतह भी किया था अंग्रेज़ों से, लेकिन एक हवाई हादसे में इनकी मौत हो जाती है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। तो तहरीक आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस का किरदार बयान करो अगर रहा तो इस तरह से लिखेंगे बच्चों। तो एक अहम इनकलाबी लीडर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, जिसको हम नेताजी के नाम से याद करते हैं। नेताजी जो है मशहूर तहरीक आज़ादी के रूहे रवा रहे हैं। एक नुमाया किरदार उन्होंने अदा किया है। 1930 सन ईस्वी के इब्तिदाई दिनों में सुभाष चंद्र बोस ने जो है गैर मुल्क यानी विदेश यानी गैर मुल्क में मुकीम तमाम हिंदुस्तानी यानी कहाँ कहाँ रहने वाले, जापान, इटली, रोम, तुर्की के इस्तांबुल, इन तमाम में रहने वाले हिंदुस्तानियों को जमा किया। वहाँ का दौरा करके वहाँ के हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में जो है हमारे ही लोग वहाँ पे बस रहे थे, तो उनके अंदर वतन की मोहब्बत का, वतन की मदद करने का जज्बा पैदा करते हुए उन्होंने दहली चलो का नारा दिया। और पहले पहल जो थे वो गांधी जी के साथ थे। गांधी जी ने ही उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरिपुरा सेशन के सदर बनाए थे, लेकिन बाद में उनके नजरियात में जो है फर्क आने लगा। तो 1934 सन ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क़याम किया। इस तरह से जो है गांधी जी के और उनके ख्यालात अभी नहीं मिलने लगे, तो उसकी मुखालिफत करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने फिर क्या किया? यहाँ पे त्रिपुरा सेशन में कांग्रेस के सदर बने। लेकिन उस वक्त जो है गांधी जी की मर्जी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर उनके नज़रियात पे इख्तलाफ आ रहा था और सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से भी मदद हासिल की थी, जो गांधी जी को पसंद नहीं था। फिर उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने क्या करते हैं, राम बिहारी बोस के साथ मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंट लीग नामी एक फौजी दस्ता तैयार करते हैं, एक फ़ौज भी बनाते हैं। उस फौज को नाम देते हैं उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, या उसको हम कहते हैं बच्चों इंडियन नेशनल आर्मी करके। तो फिर वहाँ पर उनको कहते हैं कि चलो अब हमें क्या करना है, हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद करना है। फिर वहाँ पे नारा देते हैं, वो क्या करके दहली चलो का नारा देते हुए क्या करते हैं, उसमें ख़वातीन का एक दस्ता भी था जिसको झांसी रानी रेजिमेंट कहते हैं, जिसकी कमांडर जो थी विजयलक्ष्मी पंडित थी। तो इस तरह से जो है वो रंगून के रास्ते से होते हुए, म्यांमार के रंगून के रास्ते से होते हैं, एक बहुत बड़ी हिकमत अमली के साथ जो है हिंदुस्तान के इहाते में दाखिल हो गए थे। लेकिन बच्चों एक हवाई हादसे में इनकी मौत हो जाती है। तो इतना कहाँ याद रखेंगे आप, तहरीक आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस का किरदार याद रहेगा बच्चों। कौन कौन से पढ़े अभी हमें? बाबा कौम महात्मा गांधी, दस्तूर के मैमार BR अम्बेडकर, जदीद हिंदुस्तान के सनती हिंदुस्तान के बानी और हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू, मुहिब वतन इनकलाबी रहनुमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इन और भी बहुत से रहनुमा है बच्चों, यहाँ पे इतनों का जिक्र है। आगे जैसे जैसे आप अगले मतलब बड़े मदारिस में आगे के मदारिस में मतलब आगे के अपने स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे तो और भी बहुत से रहनुमाओं के बारे में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इन चार का यहाँ पे जिक्र जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको पूछ सकता है। तो इन रहनुमाओं के साथ साथ जो है मजदूरों ने, किसानों ने, कबायली बाशिंदों ने, इन्हें आम अवाम ने भी जो है तहरीक आज़ादी में बहुत ही अहम रोल अदा किया। तो ये भी क्वेश्चन रहता बच्चों, तहरीक आज़ादी में जो है यहाँ पे
कबायली बाशिंदों का किरदार बयान करो, या तहरीक आज़ादी में जो है यहाँ पे किसानों ने किस तरह से अहम रोल अदा किया। इस तरह से भी जो है क्वेश्चन ये 4 रहनुमाओं में से किसी एक पर रहेगा। उसी तरह से या तो किसानों या मजदूरों का पूछेगा, या यहाँ पे कबायली बाशिंदों का भी पूछ सकता है। चलो ये देखेंगे भी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इस तरह रहेगा बच्चों आपको, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में किसानों और मजदूरों का किरदार बयान करो। जिस तरह हम रहनुमाओं ने अहम रोल अदा किया था, उसी तरह किसानों और मजदूरों ने भी जो है, आम अवाम ने भी जो है तहरीक आज़ादी में तन मन धन से अपनी जानों की कुर्बानी दी है, एक अहम रोल अदा किया है। तो हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में किसानों और मजदूरों का किरदार बयान करो। तो तहरीक आज़ादी में किसानों और मजदूरों का किरदार बहुत ही नुमाया रोल रहा, नुमाया किरदार उन्होंने के हैं। तो ज़मींदार और यूरोपीय लोग जो बागात पर कब्जा किए हुए थे, इनके खिलाफ जो है उन्होंने बगावत की है। किसानों के जो ज़मीनात थे वहाँ पर ज़मींदारों ने और अंग्रेज़ों ने इनके जो बागात पर कब्जा किए थे, उनके खिलाफ में बहुत से बगावतें की, बहुत से तहरीकात के, जिसमें चंपारण ज़िले की है, खेड़ा यहाँ पे क्या बोलते बगावत है, और किसानों की बगावत में तहरीक अदम ताउन में भी उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। उसी तरह से तेलंगाना के किसानों ने आंध्रा के रेड्डी ज़मींदारों को भी जो है उन्होंने चुनौती दी थी, उन्हें ललकारा था, तहरीक आज़ादी का भी एक हिस्सा रह चुका है। उसी तरह महाराष्ट्र में किसानों और मजदूरों ने तनख्वाह को लेकर बगावत की थी, जिसमें गांधी जी ने साथ दिया था। चंपारण में जो तहरीक चली थी नील की काश्त को लेकर, टैक्स जो आयत किया था वहाँ पर। उसी तरह खेड़ा में जो है किसानों पर भारी टैक्स आयत करने पर वहाँ पर भी जो बगावत है, वहाँ पर भी जो खेड़ा तहरीक चली थी, गांधी जी ने वहाँ पर भी किसानों का साथ दिया है, चंपारण ज़िले में भी साथ दिया है। उसी तरह तेलंगाना, महाराष्ट्र के ज़मींदारों या किसानों ने तनख्वाह को लेकर जो बगावतें की थी वहाँ पर भी साथ दिया है। उसी तरह से 1827 ईस्वी में कलकत्ता के मजदूरों ने बगावत शुरू कर दी, और उसी तरह से रेलवे काम करने वाले जो कुली लोग रहते उन्होंने भी रेलवे स्टेशनों पर धरना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें तनख्वाह उनकी मजदूरी नहीं दी जाती थी। उसी तरह से प्रिंटर्स यूनियन ऑफ कलकत्ता या मुंबई टेक्सटाइल मजदूरों ने भी जो है बहुत ही बेदारी के साथ में तहरीक आज़ादी में एक अहम रोल अदा किया है। तो इतने वाक़यात लिखेंगे बच्चों, कौन कौन सा लिखेंगे यहाँ पे, ये ज़मींदार और यूरोपीय लोग जो किसानों के बागात पर कब्जा किए थे उसके खिलाफ में बगावत हुए, नील की काश्त को लेकर चंपारण ज़िले की बगावत का आप जिक्र करेंगे, किसानों के साथ जो यहाँ पे क्या बोलते हैं उनके टैक्स ज़्यादा आयत किया था, तो खेड़ा ज़िले की वहाँ पे बगावत है, खेड़ा बगावत। उसी तरह से तहरीक अदम ताउन में भी किसानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तेलंगाना के किसानों ने आंध्रा के रेड्डी ज़मींदारों को चुनौती दी थी, और महाराष्ट्र में किसानों और ज़मींदारों ने तनख्वाह न मिलने पर अंग्रेज़ों के खिलाफ में बगावत किए थे। और 1827 ईस्वी में कलकत्ता के मजदूरों ने बगावत शुरू कर दी, और रेलवे पे रहने वाले जो कुली रहते हैं वो भी जो है रेलवे स्टेशनों पर अंग्रेज़ों के खिलाफ में धरना दिया करते थे। तो इस तरह से बहुत सी बगावतें हो गई है। मुंबई टेक्सटाइल मजदूर यूनियन है, या कलकत्ता मजदूर यूनियन है, या यहाँ पर क्या बोलते हो मद्रास लेबर यूनियन है। तो ये तमाम एसोसिएशन ने, तमाम यूनियंस ने जो है तहरीक आज़ादी में एक अहम रोल अदा किया है। तो बच्चों, जिस तरह से किसानों और मजदूरों ने अहम रोल अदा किया है ये तहरीकात के ज़रिए से अंग्रेज़ों की बगावत करते हुए, अंग्रेज़ों के खिलाफ उभरते हुए, उसी तरह से कबायली बाशिंदों ने भी तहरीक आज़ादी में अहम रोल अदा किया है। तो क्वेश्चन इसी तरह रहता है बच्चों, तहरीक आज़ादी में कबायली बाशिंदों ने अहम रोल अदा किया है कैसे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स और फॉरेस्ट एक्ट जारी किया था। तो कबायली बाशिंदे क्या होते हैं, मुश्तअल हो जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तो भारी टैक्स आयत किए थे, कहाँ पर, जंगलात पर, और फॉरेस्ट एक्ट जारी किया था, जिसकी वजह से जो है एक कबायली बाशिंदे क्या होते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो जाते हैं, इन्हें बगावत पर उतर आते। तो कबाइलों ने जो है मजहबी वजूहात की बिना पर इनसे लड़ाई की थी। तो इन तमाम कबायली बाशिंदों में सबसे अहम जो आता है बच्चों यहाँ पे कबायली बाशिंदों में सिंथालों की बगावत और मंडा तहरीक।
सिंथालों की बगावत और मंडा तहरीक जो है कबायली बाशिंदों की तहरीकों में बहुत ही अहम तहरीक मानी जाती है। तो सिंथालों की बगावत को हिंदुस्तान की इब्तिदाई तहरीकों में भी शामिल किया गया। हिंदुस्तान की जो इब्तिदाई तहरीकें थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ उठी है, उसमें से एक अहम तहरीक जो है यहाँ पे सिंथालों की बगावत है। यानी बंगाल और उड़ीसा में पहाड़ियों में बसने वाले जो लोग थे, दौमी बंदोबस्त को लेकर या वहाँ पे जो उनके टैक्स ज़्यादा आयत करते थे या ज़मींदार जो उन्हें सताते थे, तो उसका लेकर वो क्या करते थे, अफसरों के खिलाफ में, अंग्रेजी अहदेदारों के खिलाफ में क्या करते थे, सिंथाल इसको बर्दाश्त ना करते हुए बगावत पर उतर आते थे। तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सिंथालों की बगावत। सिंथाल क्या है, एक मतलब कबायली बाशिंदों का एक ग्रुप है वहाँ पे, सिंथाल वहाँ पे रहने वाले। उसी तरह से एक कबायली बाशिंदे उड़ीसा में, बंगाल की रियासत में भी रहते थे, तो उन्होंने भी दौमी बंदोबस्त की सख्त मुखालिफत की, यानी जिसके तहत जो है उनको भारी पैमाने पर किसानों पर टैक्स आयद किया जाता था। तो ये लोग क्या करते थे, खुफिया इजलास करते थे और मालदारों को और मुमताज आला जो शहरी रहते हैं, अमीर शहरियों को क्या करते थे, लूटते थे। कौन, ये कबायली बाशिंदे खुफिया इजलास करके मालदारों को और मुमताज शहरियों के, अमीर शहरियों को लूटते थे। यहाँ पर भी जो एक कांस्टेबल था महेश लाल करके, तो उसने इनके साथ में नारवा सलूक करता है, तो ये फसादी जो रहते थे उस महेश लाल को ही क्या कर देते बच्चों, मार दिए थे। तो हुकूमत ने क्या की, फिर फौज भेजकर जो है उस बगावत को ख़त्म कर दी थी। तो इतना कहाँ लिखेंगे बच्चों, कबायली बाशिंदों के किरदार में। यहाँ पे फॉरेस्ट एक्ट का जिक्र करेंगे आप, सिंथालों की बगावत, मंडा तहरीक, और उसी तरह से जो है यहाँ पे उड़ीसा और बंगाल की रियासत में कबायली बाशिंदों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ में बगावत किए थे, दौमी बंदोबस्त की सख्त मुखालिफत की थी, खुफिया इजलास करते थे और अमीर अमीर शहरियों को वो लूटा करते थे। यहाँ तक कि बगावत इतनी जोर पकड़ गई कि पुलिस कांस्टेबल महेश लाल ने जब उनको रोकना चाहा या उन्होंने महेश लाल ने नारवा सलूक भी किया उनके साथ, तो महेश लाल को ही उन्होंने मार डाला था। फिर हुकूमत ने क्या की थी, फौज भेजकर इन बगावतों को ख़त्म की दी थी। एक कबायली बाशिंदे जो बगावत पर उतर आए थे, उनकी बगावत को ख़त्म कर दी थी। तो बच्चों ये था तहरीक आज़ादी में अहम किरदार, महात्मा गांधी जी का किरदार, अंबेडकर का किरदार, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का किरदार, किसानों और मजदूरों का किरदार और कबायली बाशिंदों का क्या किरदार रहा। तो ये हमारे लेसन का दूसरा पार्ट है, गांधी दौर और तहरीकी आज़ादी जद्दोजहद आज़ादी का ये दूसरा पार्ट है बच्चों। अभी तीसरा पार्ट बाकी है, इंशाल्लाह हम कल इसका मुताला करेंगे। उससे पहले ये तमाम सवालात के जवाबात लिखिए और आपका ये छोटा सा एक होमवर्क भी है बच्चों। यहाँ पे होमवर्क क्या है, यहाँ पे गांधी दौर और तहरीक आज़ादी इस बाब के दोनों वीडियो लेसन जो कल और आज हो गए हैं, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में आने वाले तमाम सवालात के जवाबात लिखिए। मैं सवाल लिख के ही जवाबात को अहम नुकात की शक्ल में आपको समझाई हूँ, तो वही लिखिए। गांधी दौर और तहरीक आज़ादी इस बाब के दोनों वीडियो लेसन, कल और आज का जो लेसन हुए हैं उसके तमाम सवालात के जवाबात लिखिए। और एक बच्चों यहाँ पे तहरीक आज़ादी के तमाम रहनुमाओं की तस्वीर बनाते हुए एक रंगीन एल्बम बनाइए। तहरीक आज़ादी के तमाम रहनुमाओं के तस्वीर बना, खुद ही तस्वीर बनाना है, यहाँ पे कहीं से लेकर चश्मा करना नहीं है, तमाम रहनुमाओं की तस्वीर बनाते हुए एक रंगीन एल्बम बनाना है। तो बच्चों तहरीक आज़ादी, गांधी दौर और तहरीक आज़ादी का ये दूसरा पार्ट था। इंशाल्लाह हम अगले पार्ट में यानी थर्ड पार्ट जो है फिर कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा।